नमस्कार, सुप्रभात, प्रिय विद्यार्थियों। आज हम लोग आत्मकथा के विषय में पढ़ेंगे। इससे पूर्व हम लोगों ने हिंदी गद्य साहित्य की विधाओं में उपन्यास, कहानी और जीवनी के विषय में पढ़ा था और पूर्व वाली कक्षा में हम लोगों ने जीवनी और आत्मकथा के अंतर को समझा था और आज भी हम लोग वहीं से शुरुआत करेंगे। फिर से इस अंतर को और स्पष्ट समझेंगे। आत्मकथा एक प्रकार की जीवनी है जिसमें लेखक उत्तम पुरुष शैली का प्रयोग करता है। यहाँ पर बेटा कह रहे हैं कि आत्मकथा भी एक प्रकार की जीवनी है जिसमें लेखक दूसरे के विषय में न लिख करके बल्कि उत्तम पुरुष शैली में यानी मैं शैली में अपने जीवन के विषय में लिखता है। अतः स्वयं की जीवनी आत्मकथा कहलाती है। अतः हम लोग यह भी कह सकते हैं कि जो स्वयं की जीवनी है वह क्या कहलाती है? आत्मकथा कहलाती है। अंतर बेटा दोनों में जो है, वैसे तो पहला अंतर यही हो गया कि आत्मकथा दूसरे के विषय में न होकर के खुद के विषय में होती है, जबकि जीवनी दूसरे के विषय में होती है। लेकिन एक और अंतर है, जीवनी संपूर्ण जीवन के विषय में होती है। बेटा जब किसी की जीवनी लिखी जाती है तो उस जीवनी में उस व्यक्ति के संपूर्ण जीवन के विषय में लिखा जाता है, जबकि आत्मकथा संपूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि बेटा ये स्वाभाविक सी चीज है कि कोई व्यक्ति मृत्यु तक नहीं लिख सकता है। जाहिर सी बात है कि वह अशक्त हो जाएगा या किसी व्यक्ति को इस बात का अनुमान नहीं हो सकता कि मैं इस दिन मरूंगा तो मैं वो भी लिखते हुए आगे चलूं। ठीक है, इसलिए करें जबकि आत्मकथा तब तक के जिए गए जीवन तक ही होती है। यानी बेटा आत्मकथा हमेशा अधूरी होती है। व्यक्ति जब अपने लिखने के समय तक जितना जीवन जिया होता है उसी के विषय में लिखता है। और बेटा इसी से हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम भी मिलता है। ठीक है, देखिए हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम अर्धकथानक है, जिसके लेखक बनारसी दास जैन थे। यह मध्यकालीन रचना है। हिंदी की पहली आत्मकथा अर्धकथानक। अर्ध मतलब बेटा आधी, कथानक मतलब कहानी, आधी कहानी। ये आधी कहानी क्यों है? क्योंकि बेटा लेखक अपनी मृत्यु तक तो लिख नहीं सकता था, इसलिए लेखक ने उसको नाम ही दिया कि ऐसी कहानी जिसको मैं अधूरा छोड़ जाऊंगा, जिसको कोई पूरा नहीं कर सकता है, अपने जीवन को कोई पूरा नहीं लिख सकता है। तो बेटा ये मध्यकाल की रचना थी। लेकिन आधुनिक काल में अगर हम लोग आते हैं तो आधुनिक काल में जो आत्मकथाएं हैं उनको देखते हैं तो सर्वप्रथम बेटा निसंदेह भारतेंदु जी का ही नाम सबसे ऊपर आना चाहिए। कुछ आप बीती कुछ जग बीती भारतेंदु हरिश्चंद्र, मेरी कहानी श्याम सुंदर दास जी, साधना के पथ पर हरिभाऊ उपाध्याय, मेरी असफलताएं गुलाब राय, मेरी जीवन यात्रा राहुल साकृत्यायन जी। और ये बेटा 5 भागों में है। मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि, सिंहावलोकन यशपाल। बेटा सिंहावलोकन 3 भागों में है और सिंहावलोकन शब्द को समझते हैं बेटा, क्योंकि इस शब्द को समझ जाएंगे तो आगे चल के कहीं और भी इसका प्रयोग होता है तो समझने में आसानी होगी। अगर आप लोग कभी टीवी वगैरह पर डिस्कवरी वगैरह चैनल पे अगर शेर को देखे होंगे तो शेर की एक प्रवृत्ति होती है कि वो कुछ कदम चलने के बाद एक बार पीछे जरूर देखता है। यानी बेटा पीछे देखने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? सिंहावलोकन कहा जाता है। और यशपाल अपने जीवन के विषय में जब पीछे मुड़ के देख रहे हैं तो उसे कह रहे हैं कि यह मेरा सिंहावलोकन है। यशपाल जैसे महान क्रांतिकारी के लिए यह शब्द बड़ा सुंदर भी लगता है, सिंहावलोकन। अगली आत्मकथा बेटा परिव्राजक की आत्मकथा, यह शांति प्रिय द्विवेदी जी द्वारा लिखी गई है। मेरी अपनी कहानी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की रचना है। आज के अतीत भीष्म साहनी, कहीं न जाए का कहिए भगवती चरण वर्मा, टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर जी की आत्मकथा है। 60 वर्षों का रेखांकन सुमित्रा नंदन पंत जी की आत्मकथा है। अपनी खबर बेचन, अपनी खबर बेटा पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की रचना है। अपनी कहानी वृंदावन लाल वर्मा जी की आत्मकथा है। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ
राजेंद्र यादव की आत्मकथा है। गालिब छूटी शराब, गालिब छूटी शराब, रविंद्र कालिया। हम एक उम्र से वाकिफ हैं, हरिशंकर परसाई जी की। मेरे दिन मेरे वर्ष, एकांत श्रीवास्तव जी की आत्मकथा। इसी क्रम में बेटा अब हम लोग देखते हैं कुछ स्त्रियों के, कुछ स्त्री लेखिकाओं के, या सिर्फ बेटा लेखिका शब्द ही पर्याप्त है, लेखिकाओं की आत्मकथाओं को देखते हैं। इसमें बेटा जो आत्मकथाएं हमें दिखाई देती हैं, एक कहानी यह भी, मन्नू भंडारी, अन्या से अनन्या तक, प्रभा खैतान, रशीदी टिकट, अमृता प्रीतम। बेटा अमृता जी वैसे तो पंजाबी की लेखिका हैं, लेकिन उनके साहित्य पर पूरा भारतवर्ष गर्व करता है। आगे बेटा दो दलित लेखकों की आत्मकथाओं को भी हम लोगों ने यहाँ पर जोड़ रखा है। एक जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की, दूसरा मुर्दा हिया तुलसीराम जी की। ये दो हम लोगों ने दलित लेखकों की आत्मकथाओं को, तीन स्त्री लेखिकाओं की आत्मकथाओं को यहाँ पर लिखा है। बेटा मैं बार बार स्त्री लेखिका बोल दे रहा हूँ, ये मेरी त्रुटि है, आप लोग ध्यान रखिएगा। हमेशा लेखिका शब्द ही पर्याप्त है, क्योंकि पुरुष लेखिका नहीं हो सकता है। ठीक है, वाक्य शुद्धि आप लोगों को आती है ना, तो वहां पर ये चीज जरूरी है। मुझसे त्रुटि हो रही, लेकिन आप लोग मत करिएगा। आगे बेटा देखते हैं ऐसे लेखक जिनकी आत्मकथा एक भाग में न होकर के कई भागों में है, उनकी आत्मकथाओं को भी बेटा देख लेते हैं। सबसे ऊपर जो नाम आता है हरिवंश राय बच्चन जी का। बेटा इनकी आत्मकथाएं बड़ी सुंदर हैं और अवश्य पढ़नी चाहिए। क्या भूलूं क्या याद करूं पहला भाग है, दूसरा भाग बसेरे से दूर, तीसरा भाग नीड़ का निर्माण फिर, इस शीर्षक से आप लोग कविता भी पढ़ चुके होंगे। और बेटा अंतिम भाग है 10 द्वारों से सोपान तक। इसके बाद कमलेश्वर, जो मैंने जिया, यादों के चिराग, जलती नदी। ये कमलेश्वर जी की आत्मकथा है 3 भागों में। इसके बाद बेटा विष्णु प्रभाकर जी की आत्मकथा, यह भी 3 भागों में है। पंखहीन, मुक्ति गगन में, पक्षी उड़ गया, 3 भागों में है। इसके बाद बेटा रामदरस मिश्र जी की आत्मकथा 5 भागों में है। जहां मैं खड़ा हूं, रोशनी की पगडंडियां, टूटते बनते दिन। टूटते थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, तो सही कर लेते हैं। टूटते बनते दिन, उत्तर पक्ष फुर्सत के दिन। इसके बाद बेटा आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी की आत्मकथा 2 भागों में है। मेरी आत्म कहानी, यादों की परछाइयां। इसी क्रम में बेटा मिथिलेश्वर जी, पानी बिच मीन प्यासी और कहां तक कहूं युग की बात, ये 2 भागों में है। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो मैत्रेयी पुष्पा लेखिका है बेटा, इनकी आत्मकथा 2 भागों में है। कस्तूरी कुंडल बसे और गुड़िया भीतर गुड़िया। और भी भाग आ सकते हैं बेटा इन लेखकों को, क्योंकि मिथिलेश जी, मैत्रेयी पुष्पा जी अभी जीवित हैं, तो इनकी आत्मकथाओं के दूसरे तीसरे भाग भी आ सकते हैं। अब बेटा इसी क्रम में आत्मकथा के साथ ही एक विधा जुड़ी हुई है, संस्मरण। थोड़ी मौखिक चर्चा करेंगे। संस्मरण और आत्मकथा में क्या अंतर हो सकता है बेटा? जीवनी और आत्मकथा में तो हम लोगों ने समझा, जीवनी दूसरे के विषय में होती है, आत्मकथा स्वयं अपने विषय में होती है। लेकिन अब संस्मरण और आत्मकथा में क्या अंतर है? क्योंकि बेटा संस्मरण भी आत्मकथा जैसी ही चीज है, संस्मरण में भी लेखक स्वयं मौजूद होता है। तो फिर क्या अंतर है संस्मरण और आत्मकथा में? इसको हम लोग समझते हैं। बेटा आत्मकथा विस्तृत होती है और आत्म केंद्रित होती है, जबकि संस्मरण संक्षिप्त होते हैं और आत्म केंद्रित न होकर के किसी दूसरे व्यक्ति पर केंद्रित होते हैं। बात समझ रहे हैं? आत्मकथा और संस्मरण का पहला अंतर बेटा कि आत्मकथा बड़ी होती है, क्योंकि लेखक अपने जीवन के अधिकांश भागों के विषय में उसमें लिखता है, जबकि वही दूसरी तरफ जो
संस्मरण है वो किसी एक घटना को या किसी एक व्यक्ति को केंद्र में रख करके होती है। और दूसरी चीज ये कि आत्मकथा में तो व्यक्ति खुद महत्वपूर्ण होता है, बात हुई बेटा कि उत्तम पुरुष शैली में होता है, लेकिन जबकि संस्मरण में कोई अन्य व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है। जैसे बेटा हम लोग समझते हैं, आप लोग इंटर के विद्यार्थी हैं तो हाई स्कूल में कक्षा 9 में आप लोग आचार्य द्विवेदी निबंध पढ़ के आए होंगे। वो एक संस्मरण था जिसके लेखक थे हरुभाई उपाध्याय। हरुभाई उपाध्याय का बेटा जब आप लोगों ने संस्मरण पढ़ा होगा तो इसमें बेटा लेखक कौन है? उपाध्याय जी हैं, लेकिन केंद्र में कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो बेटा इसमें संस्मरण में क्या था कि दूसरा व्यक्ति प्रधान था। खुद उपाध्याय जी स्वयं प्रधान नहीं थे, बल्कि दूसरा व्यक्ति कौन प्रधान था? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रधान थे। या बेटा आप लोग और भी चीजें पढ़े होंगे तो सारी चीजों की बातें होंगी, जैसे विनोबा भावे की ममता मूर्ति कस्तूरबा, ये भी संस्मरण था। यहाँ पर विनोबा भावे केंद्र में नहीं है, बल्कि कौन है? महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा केंद्र में है। यानी बेटा आत्मकथा में तो व्यक्ति खुद केंद्र में होता है और विस्तृत जीवन लिखा जाता है, जबकि संस्मरण में छोटी घटना होती है और केंद्र में व्यक्ति खुद न होकर के कोई दूसरा ऐसा महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है या घटना होती है जो उस लेखक के जीवन में घटी होती है या व्यक्ति उससे मिला होता है और इतना प्रभावित होता है कि उनके बारे में लिखता है। अब कल हम लोग संस्मरण और रेखा चित्र के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। आप लोगों का दिन मंगलमय हो। जय हिंद।